बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक वो सफ़र जो मैंने अबाउट 2 मंथ्स अगो स्टार्ट किया था, उस 2 महीनों में हम 8 चैप्टर खुश उसलूबी से पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट मैंने 10th चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आप सब मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर के लेसन्स को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, दैट इज वेव्स। वेव्स एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9, नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू चैप्टर। वेव्स क्या है? वेव्स के बारे में आप 10th क्लास में उनका जो चैप्टर नंबर 1 था, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 10वां था वो, एज अ होल 9th और 10th को जब देखा जाए तो उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये पहले लेक्चर में आपको वो तमाम बातें बताऊं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि आप वेव्स के बारे में किसी किस्म के शुबहात आपके ना पैदा हों और अगले जितने भी आपके जो लेसन्स होंगे वो इजीली आपको समझ भी आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स क्या है? Actually, a wave is a disturbance in a medium that moves through a medium or through space from a place it was created. Waves actually किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करना है, किसी भी किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करना है। जब आप किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्बेंस एक जगह से जब दूसरी जगह तक चली जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव्स। ये डिस्टर्बेंस वेव्स स्पेस में से भी जा सकती है और ये डिस्टर्बेंस आपकी मीडियम में से भी जा सकती है। क्या मतलब, मैंने क्या कहा? आप अंदाजा लगाएं, आपके पास एक पानी का पूल है, वाटर पूल। आप उस पूल में एक पत्थर फेंक देते हैं, ये ले जी, आपने एक पूल में ये पत्थर ड्रॉप कर दिया, ये तो आपने देखा कि इसके इर्द गिर्द जो है वो वेव्स पैदा होनी शुरू होगी, बल्कि चले हमारी वेव्स आपको नजर आनी शुरू होगी। ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई और डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक चली गई और इसको कहा जाता है वेव्स। ऐसा क्यों होता है? डिस्टर्बेंस जब पैदा हो तो वो डिस्टर्बेंस मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों जाती है? डियर स्टूडेंट्स, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब आपने एक स्टोन को किसी वाटर में फेंका था तो वाटर में वो डलते ही उसने अपनी एनर्जी वाटर को ट्रांसफर कर दी थी। तो वाटर की जो लेयर्स हैं उन्होंने वही एनर्जी आगे ट्रांसफर की, उसकी अगली लेयर्स ने उसको आगे ट्रांसफर की, उसकी अगली ने उससे आगे ट्रांसफर की। तो ये नेबरिंग जो जेस्चर था उनका, वहां से चलते चलते एक वेव एक जगह से किसी दूसरे पॉइंट तक आराम से पहुंच गई और वो मीडियम नहीं पहुंचा, मीडियम उसी जगह पर ही रहा। यानी जिस जगह पर आपने पत्थर फेंका था वो पत्थर का पानी, वो तमाम चीजें उसी जगह पर मौजूद रही। बिल्कुल इसी मेथड से अगर फर्ज करो मैं एक धागे को पकड़कर किसी के हवाले करता हूं, कहता हूं कि इसको अप डाउन मूवमेंट दे, तो वो इसमें अप डाउन मूवमेंट देनी शुरू कर देता है, तो एक वेव पैदा हो जाती है। यानी यही डिस्टर्बेंस जो इस जगह पर प्रोड्यूस की थी, वही डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुंच गई। लेकिन कभी आपने अंदाजा लगाया कि जिस जगह पे आपने डिस्टर्ब किया था वो चीज तो वहां नहीं पहुंची? इसका मतलब है कि आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो ट्रांसफर नहीं हो सका, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होगी। दिस इज कॉल्ड वेव्स। तो वेव्स एक्चुअली कहते होते हैं डिस्टर्बेंस को। डियर स्टूडेंट्स, ये वेव्स बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं। आपने अक्सर औकात सुना हुआ है कि जब आप आवाज निकालते हैं, लेट्स से ये आपने आवाज निकाली, ये आवाज निकाली, आवाज जब निकली किसी भी मुंह से तो वो सीधा जाकर उसने एयर कॉलम्स को डिस्टर्ब किया। ये जितने भी एयर हैं उनके कॉलम को डिस्टर्ब किया, ये एयर कॉलम अगले कॉलम को डिस्टर्ब करेंगे, वो उसको करेंगे, यूं इनके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी और वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। सेम गोज फॉर लाइट, हीट, यानी दुनिया में जहां भी वेव पैदा होती है
है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ट्रेवल हो सकती है अगर उस वेव में इतनी एनर्जी हो। अब जो बताना है कि वेव्स की टाइप्स कितनी हैं। आमतौर पर वेव की 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, और नंबर 2 होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 2 वेव्स की टाइप्स हैं। जी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, यानी मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी वेव्स हैं? यानी ऐसी वेव जिनको मीडियम की जरूरत हो। फर्ज करें आपके पास वाटर है, अब वाटर वेव्स के लिए वाटर की तो जरूरत पड़ेगी, तो वाटर वेव्स के लिए चूंकि वाटर की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब है मीडियम रिक्वायर्ड है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होने के लिए। तो वाटर वेव्स को हम क्या कहेंगे भाई? वाटर वेव्स को हम कहेंगे कि ये हमारी पास मैकेनिकल वेव्स है। इसी तरह आप साउंड वेव्स, आपको पता है आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती जब तक मीडियम ना हो। आवाज सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी ट्रेवल करती है और गैस में भी करती है। सॉलिड में गैस की बजाय 15 टाइम ज्यादा ट्रेवल करती है और लिक्विड में गैस की निस्बतन 5 टाइम ज्यादा ट्रेवल करती है। ये यानी इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो ट्रेवल की जो स्पीड है दैट इज इन सॉलिड एंड देन लिक्विड देन गैस। इसका मतलब है उनको मीडियम की जरूरत है, यानी आवाज जब भी आपके मुंह से निकलती है या इस वक्त मेरे मुंह से निकल रही है तो क्या हो रहा है, ये यहाँ एयर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस से वो वेव जो इस पूरे एयर में डिस्टर्बेंस पैदा हुई वही डिस्टर्बेंस मेरे माउथ से दूसरों के कान में चली गई और वहां जाके वेव्स पहुंच गई। तो उसको कहेंगे कि ये हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड है, यानी ये मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स वो तमाम वेव्स होती है जिनके लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है। सो आपने देखा साउंड वेव भी हमारे पास मीडियम की जरूरत होती है। इसी तरह स्ट्रिंग, रस्सी में पैदा होने वाली वेव, उसके लिए आपको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारी वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी डू नॉट रिक्वायर मीडियम की जरूरत नहीं है। मसलन हीट, अब देखें सूरज से हीट आप तक पहुंच रही है, सूरज से जमीन की एटमॉस्फेयर तक तो कोई मीडियम नहीं है कि वो हीट यहां तक पहुंच सके, वो स्पेस में पहुंच जाती है। इसी तरह लाइट आपने देखा है कि वो सूरज से जमीन तक बगैर किसी मीडियम के पहुंच गई है। तो इनको कहते होते हैं कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आमतौर पे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट जो है एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और उनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। उन्होंने इसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि इसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और दुनिया में 7 किस्म की ऐसी वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैं नाम लिख रहा हूं, उन्हीं में हीट भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। जैसे नंबर 1 गैमा वेव जो है, नंबर 2 अल्ट्रावायलेट एक्सरे वाली वेव हो गई, नंबर 3 आपके पास अल्ट्रा वायलेट हो गई, नंबर 4 हमारे पास लाइट हो गई, नंबर 5 हमारे पास इंफ्रारेड हो गई और नंबर 6 हमारे पास माइक्रोवेव हो गई और हमारे पास जो नंबर 7 है रेडियो वेव्स। ये मैंने आपको 7 वेव्स लिख दी हैं। इन 7 वेव्स को गुजरने के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो गैमा की होती है और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा गैमा की होती है। सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियो वेव की होती है।
जबकि सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है और सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है वो गैमा की होती है। हमारी लाइट बिल्कुल सेंटर में आ रही है, जबकि ये हीट है। इंफ्रारेड आमतौर पे हीट वेव्स होती है हमारे पास, हीट वेव्स एक्चुअली इंफ्रारेड वेव्स होती है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास बगैर किसी मीडियम के पहुंच रही है। आई होप स्टूडेंट्स आप इन बातों को समझ गए होंगे। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं बताऊं ये कैसे ट्रैवल करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा टॉपिक को अपने सिर्फ वहीं तक रखूं जहां तक है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर का जो कोर्स होगा उसमें ये सारी बातें बताऊंगा कि एक्चुअली ये वेव्स जो हैं ये किस तरह ट्रैवल करती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर मीडियम ना हो तो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स mechanical waves require medium but electromagnetic waves do not require any medium to pass through. So ये हमारे पास वेव है। दूसरा एक चीज और, वेव जो है उसकी जो स्पीड होती है उसके गुजरने का एक फॉर्मूला होता है जिसको फ्रीक्वेंसी लैम्डा कहते हैं। ये भी आपने बड़ा याद रखना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इसका यूज होगा। ये कैसे प्रूव हुआ? आपने हमेशा पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT, ये पढ़ा हुआ आपने, ये हमारा बेसिक टॉपिक हमेशा इसका सबसे पहले टॉपिक्स में से कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होता है। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम के। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर एक वेव अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाती है, अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाती है तो उसको वन वेवलेंथ कहते हैं। यानी यहां से यहां तक ये हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ होगा, इसके बाद दोबारा इसी तरह स्टार्ट हो जाती है, यानी यही अगेन रिपीटेशन आ जाती है उसके अंदर। सो ये एक जो हमारे पास है ये वेवलेंथ है, इसका नाम हुआ लैम्डा। जबकि एक वेव को प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, is denoted by T. Actually, what is time period? Time period is the total time taken by a wave to pass through. एक वेव को गुजरने में जितना टाइम लगे तो हम इसको T कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के इक्वल होती है। अपने 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। सो अगर मैं इसको V इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई 1/टाइम लिख लूं तो 1/टाइम हमारे पास आ जाएगा F, ठीक है, तो ये F लैम्डा हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक कंप्लीट इसका फॉर्मूला आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये समझा होगा। हालांकि मैकेनिकल वेव्स की मजीद आगे टू जो है वो आ जाती हैं, शेप्स आ जाती हैं। एक उसमें आपकी कंप्रेशनल वेव्स हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स जिसको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में फिर आगे जाएंगे तो क्रस्ट और ट्रफ आते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ ले होंगे। वो मैं इतनी जरूरत नहीं समझता कि उसको बताना, लेकिन बहरहाल एक वेव का एक आपको जनरल व्यू देना बहुत लाजमी था। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की शिद्दत क्या चीज है। शिद्दत, इंटेंसिटी को शिद्दत कहा जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स वेव्स ऐसी होती हैं जो आराम से फील की जा सकती हैं, बहुत आराम से, अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ जाए, उसको आराम से फील किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप 3 डिफरेंट अर्थक्वेक्स अगर आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा डैमेजिंग था और कौन सा अर्थक्वेक जो है वो माइल्ड था और कौन सा मीडियम था। ये तीनों चीजें आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये वेव्स जो हैं ये काफी मैसिवली पैदा होती हैं और कितनी डिस्ट्रक्शंस कर देती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अर्थक्वेक जो कि जमीन की किसी भी टेक्टोनिक प्लेट को अगर वो अच्छा खासा शेक कर दे तो उस पर बसने वाले जितने आपके मकान हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको बड़ी मैसिव फोर्स रिक्वायर्ड होती है। लेकिन एक हल्का सा शेक कितनी जो है चीजों को डैमेज कर देता है। तो ये हम जब भी ऐसा अर्थक्वेक आता है हम कहते हैं वाह बड़ी इंटेंसिटी थी इस दफा वेव की,
ये अर्थक्वेक की। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा समंदरों में पानी जब कभी बड़े मैसिवली जाकर किसी बीच के साथ स्ट्राइक करता है तो वो बीचेस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने से अच्छी खासी हमारे पास जो है ना वो बीचेस का नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ वेव्स जो कि फील की जा सके, जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो काफी डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, यानी वो अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। ये तमाम बातें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव है हमारी, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, जो उसकी इंटेंसिटी है उसका गहरा ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऊंची आवाज अगर हो, बहुत ऊंची आवाज, वो समटाइम हियरिंग लॉस भी क्रिएट करती है, यानी कान का जो ईयर ड्रम है उसको जो है ना नुकसान पहुंचा देती है। सो व्हाई डज दिस हैपन? दिस इज बिकॉज कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, एक अंदाजे के मुताबिक इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, यानी जितना जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के, यानी जितना ये बढ़ेगा उसके स्क्वायर में आपको जो है ना इंटेंसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। यानी फर्ज करें एम्पलीट्यूड अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो ये हमारे पास स्क्वायर में बढ़ेगा, अगर ये 2 यूनिट बढ़ेगा ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 टाइम्स अगर ये बढ़ा तो ये 9 टाइम्स हमारे पास इसमें इजाफा होगा। अगर मैं इंटेंसिटी को यूं ही रखूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट वैल्यू लगती है। यहां कांस्टेंट हमारे पास के लगेगा, के, और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये स्टूडेंट इंटेंसिटी का हमारे पास इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड इसका फॉर्मूला आ गया। इसी तरह इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये, अच्छा मेरी एक बात सुने, इंटेंसिटी सिर्फ आपकी मैकेनिकल वेव्स में ही एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता रहा हूं। ये हमारे पास कौन सी वेव्स थी स्टूडेंट्स? ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स थी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स थी, यानी जिसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत है और ये जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो उसमें एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो और इसका एज अ होल जो फार्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ए स्क्वायर, ये फार्मूला ये आप अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 हमारे पास इक्वल होगा, और इसकी यूनिट जो है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी यूनिट। इसी तरह जो यहाँ स्पीड होती है सी स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये 3 चीजें हमारे पास कांस्टेंट होती हैं, यानी एक्चुअली ये सारा कांस्टेंट है। हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगेगा, कांस्टेंट के लगेगा, और ये जो के है ये एक्चुअली ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। ये आपने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो ये मैंने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो है वो लगा दिया था, उसमें ये आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं, -12 में स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, यानी दोनों चीजों में, ख्वाह वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या मैकेनिकल वेव्स हो, दोनों में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड, सो मोर इज द इंटेंसिटी, इन फैक्ट इट कुड बी इन स्क्वायर, यानी स्क्वायर में हमारे पास बढ़ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास। अब अगर हम अर्थ
अर्थक्वेक की बात करते हैं, अर्थक्वेक का जितना ज्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी और उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होगी। बिल्कुल जैसे साउंड हमारे पास अगर हमारे कान को ईयर ड्रम को अगर बर्स्ट कर देती है या उसको नुकसान पहुंचा देती है, तो इसकी रीजन है उसकी आवाज बहुत ज्यादा होना, और वो बहुत ज्यादा आवाज एक्चुअली एम्पलीट्यूड की वजह से होती है। एम्पलीट्यूड कहते होते हैं स्टूडेंट्स के मीन से कितना डिस्टेंस है बॉडी का, यानी ये देखें दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। ये एम्पलीट्यूड छोटा भी हो सकता है ऐसे, ये बड़ा भी हो सकता है। जो ये जितना बड़ा होगा इतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो अर्थक्वेक की हालत में हो गया या साउंड की हालत में हो गया, या इवन अगर आप देखें बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो पानी में, वो शो कर रही होती हैं, दे हैव ग्रेटर इनफैक्ट वेरी बिग एम्पलीट्यूड, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है, सो दैट दे क्रिएट लॉट ऑफ इंटेंसिटी एंड दे इनफैक्ट क्रिएट सम डैमेजेस अराउंड इट। तो ये सारा स्टूडेंट्स नजर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंसिटी का ताल्लुक किसी और चीजों से भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इंटेंसिटी कहते होते हैं, इंटेंसिटी किसी भी वेव्स की इंटेंसिटी को कहा जाता है टोटल पावर इन अ यूनिट एरिया। एक एरिया में कितनी पावर लगी है किसी भी चीज की। और पावर के बारे में हमने पढ़ा था, पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है ये पावर के बारे में। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस एनर्जी ओवर टाइम को यहां लगा लूं, एनर्जी ओवर टाइम पर एरिया, सो इंटेंसिटी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम एंड एरिया के इक्वल होगी। इसके इक्वल भी इंटेंसिटी होती है हमारे पास, ये बात याद रखिएगा। मैं इसको समझाने के लिए कुछ यूं करता हूं, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी किसी भी वेव की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। यानी एक्चुअली इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर इज द एनर्जी, मोर इज द इंटेंसिटी, बट यू हैव टू टेक दीज टू थिंग्स एज कांस्टेंट। आपको ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी कांस्टेंट हमारे पास कौन सा होगा, एक हमारे पास टाइम होगा, एक एरिया होगा, तो तब आप जो है ना एनर्जी के बारे में सही डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जितने कम टाइम में आपको एक एरिया पर एनर्जी मिल रही हो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। जितने ज्यादा टाइम में आपको एक खास एरिया पर, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा आगे जाकर, एक खास एरिया पर एनर्जी मिल रही हो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। लेकिन इस कहानी में आपको एनर्जी कांस्टेंट आपको किसको रखना है, एनर्जी और आपको एरिया, इन दो को कांस्टेंट रखना है। अब आते हैं किस पर, ये तो एनर्जी की बात भी की, टाइम की बात भी की, एरिया की बात भी की कर रहा हूं। इंटेंसिटी जो कि एरिया नीचे डिनोमिनेटर में, एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी अगर एनर्जी कॉमन रखी हुई है आपने। यानी आपने कांस्टेंट रखना है यहां एनर्जी को और टाइम को, ये बात याद रखिएगा। अब मैं समझाता हूं आपको। कभी आप लोगों ने किसी लेंस को लेकर, कन्वेक्स लेंस को लेकर कभी ऐसा काम किया कि एक कागज के सामने, एक सूरज के सामने आप कन्वेक्स लेंस को रखें और रोशनी को उसमें से पास करके किसी एक पॉइंट पे गिराने की कोशिश करें। आप ऐसा करेंगे जब भी, यानी जब भी आप किसी कन्वेक्स लेंस में से सूरज की रोशनी जब डालेंगे और जब वो किसी एक पॉइंट पे जाके गिरेगी और उस जगह पे हम एक कागज रख लेते हैं, कोई भी कागज, कोई भी ऐसी चीज रख लेते हैं, आप कागज जैसे ही रखेंगे आपको नजर आएगा, अगर सूरज यहाँ है यानी सूरज की रोशनी आ रही है हमारे पास, तो आप देखेंगे कि ये कागज थोड़ी देर बाद बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, ये फायर पैदा हो जाएगी। बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट बल्कि कीजिएगा नहीं कभी। मुझे याद है मैं जब छोटा सा हुआ करता था, एक मेरे दोस्त ने ऐसा किया था, अपने दादाजी की वो ऐनक लेकर आया था और उसने मेरे हाथ के ऊपर ऐसा किया था तो मेरा हाथ बर्न हो गया था। नॉर्मल हालात में भी स्टूडेंट्स वही सूरज चमक रहा होता है, नॉर्मल हालात में भी वही चमक रहा होता है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि उस वक्त वो ऐसा हो गया, एक्चुअली उस वक्त एरिया बहुत छोटा था, बहुत छोटा एरिया था। यानी जब छोटे एरिया पर वही एनर्जी पूरी की पूरी गिरी, छोटे एरिया पर
छोटे एरिया पर वही एनर्जी गिरी तो आपने देखा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और उस इंटेंसिटी से क्या हुआ, वो इट स्टार्टेड सेटिंग इन फायर, यानी वो फायर में सेट होगी सारी की सारी। बिल्कुल इसी तरीके से एरिया का तो डन हो गया, एनर्जी का भी कर लेते हैं। आप देखें सूरज की रोशनी जो है वो जून में भी चमकती है, जनवरी में भी चमकती है, हर वक्त चमक रही होती है। आपको ऐसा क्यों होता है कि वो एनर्जी या वो इंटेंसिटी सूरज की जून में ज्यादा फील हो रही होती है, लेकिन आपको जनवरी में फील नहीं होती? क्योंकि जो सूरज की रोशनी आप तक जून के वक्त आती है उसकी अच्छी खासी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आपको ज्यादा फील होती है। मतलब आप अपनी बॉडी ले लें जिसमें एरिया भी कांस्टेंट है आपका, वही जून में एरिया है, वही जो जनवरी में एरिया है। टाइम भी सूरज की रोशनी को पहुंचने में वही 8.5 मिनट लग रहे हैं वहां से यहां तक, हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन जितनी ज्यादा जून में एनर्जी उसकी होती है उतना ज्यादा आपको गर्मी फील होनी शुरू होती है। तो इसका मतलब हुआ इंटेंसिटी का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे पास एनर्जी के साथ भी है। अब चलते हैं टाइम की तरफ। जितना स्मॉल टाइम लगेगा उतनी ज्यादा आपको जो है ना वो इंटेंसिटी फील होगी। एक एनर्जी को स्मॉल टाइम लगेगा, एक एनर्जी को जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा आपके पास जो है, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी कम हमारे पास इंटेंसिटी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसकी यूनिट पढ़ी हुई है, दैट यूनिट इज जाउल। टाइम की यूनिट होती है सेकंड होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट होगी जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होगी। आप लोगों ने ही पढ़ी है। अब जब आपने पावर का पढ़ा था, पावर होता है W/T या एनर्जी ओवर टाइम, ये पढ़ा था, और इसकी यूनिट थी जाउल पर सेकंड, जिसको वॉट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है जाउल पर सेकंड को वॉट कहा जा सकता है। तो इस जाउल पर सेकंड को मैं कह देता हूं वॉट, और ये पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो हमारे पास हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई और बातें भी अगर आपको पूछनी हो, कमेंट बॉक्स हर वक्त ऑन है, पूछें। मुझे पसंद है कि मैं आपको आंसर दिया करूं। उसमें व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, और उसमें मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है, आप उसमें भी जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़।